बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा MA1 का फर्स्ट डे है, फर्स्ट लेक्चर है। जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि हम कैपलन की बुक को फॉलो करेंगे और कैपलन में फर्स्ट जो चैप्टर है वो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले देखें ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर फॉर अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। अगर एक मकसद के लिए कुछ लोग मिल बैठे, कोई काम करें एक ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, तो उसे ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अगर वो ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट हो जाए तो उसे फिर बिजनेस कहेंगे या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। आपको ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर क्या क्या काम नजर आते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस किस तरह से परफॉर्म कर रही होती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फंक्शंस ऑफ एन ऑफिस। जो पहली हेडिंग है बुक में, कैपलन में, कि एक ऑफिस के क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं। तो हम देखते हैं कि क्या फंक्शन हो सकते हैं ऑफिस के। बिल्कुल हमें पता है कि डिफरेंट विजिटर्स आ रहे होते हैं, हम उनसे कोई ना कोई इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, हम उन्हें कोई चीज़ बेच रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, हमें ईमेल्स आ रही हैं, हम उन्हें आंसर कर रहे हैं, हम डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, डाटा को हम स्टोर कर रहे हैं, हम कॉल्स रिसीव कर रहे हैं। एक ऑफिस में अगर आप देखते हैं तो आपको ये सारे काम नजर आते हैं और हर बंदा वहां पे जो बैठा हुआ है उसका डिफरेंट रोल है। हर पर्सन डिफरेंट तरीके से काम कर रहा है। कोई आपको नजर आएगा जो क्लरिकल स्टाफ होगा, उसका रोल डिफरेंट होगा। एक मैनेजर होगा, एक सीनियर मैनेजर होगा, और हर बंदे के लेवल के मुताबिक उसकी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज होती रहेंगी। तो अगर हम बात करें कि एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, उसमें सेल्स होती हैं, उसमें परचेजेस होती हैं, उसमें लोग आते हैं, लोगों को हायर किया जाता है, उन्हें पे किया जाता है, वो बिल रिसीव करते हैं, वो पे करते हैं, वो कैश रिसीव करते हैं, वो अपने सप्लायर्स को कैश पेमेंट्स करते हैं। यही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्टिविटीज होती हैं। फिर इसके बाद सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का कंसेप्ट डिस्कस किया गया। सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है कि जिसमें एक हेड ऑफिस है और उसके नीचे इदारे और उसके नीचे डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, और जितनी भी डिसीजन मेकिंग है वो टॉप सेंटर से हो रही है, हेड ऑफिस से हो रही है। ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं? सेंट्रलाइज सिस्टम। जैसे अगर आप देखें ये जितने भी ब्रांड्स हैं, आप किसी भी सिटी में चले जाएं, किसी भी शॉप पे चले जाएं, आपको सेम प्राइस मिल रही होगी। सिटी टू सिटी वेरी नहीं हो रहा होगा। उनकी जब सेल लगेगी या डिस्काउंट होगा तो वो तमाम इदारों में, तमाम उनके स्टोर्स पे एक ही वक्त में हर जगह वो क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। और वो किस चीज पे चल रहे होते हैं? सेंट्रलाइज सिस्टम। अक्सर वो कह भी रहे होते हैं कि आप किसी भी हमारे आउटलेट से क्या कर लें, इसे चेंज कर लें। सबके ऊपर सेम पॉलिसीज और एक सेंटर है जहां से वो इम्पोज किए जा रहे हैं। इसके फायदे भी होते हैं और जाहिर बात है नुकसान भी होते हैं। और दूसरा इसके अगेंस्ट जो सिस्टम है वो क्या है? डिसेंट्रलाइज सिस्टम, जहां पे हर कोई इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, वो खुद से डिसीजन ले रहा है। तो इसका बड़ा नुकसान क्या है कि हर बंदा अपने लिए खुद सोच रहा है, तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी होता है। अगर सेंट्रलाइज सिस्टम होता तो उसे सोचने का काम नहीं करना था, उसे प्लानिंग नहीं करनी थी, उसे प्लान बनाया मिलना था। उसे बहुत सारी चीजें जो उसने कैलकुलेशंस की, लेट्स सपोज डिस्काउंट्स की कैलकुलेशन की, कोई भी कैलकुलेशन की, वो उसे पहले से पता होनी थी। बट डिसेंट्रलाइज सिस्टम का एक एडवांटेज क्या है कि आप अपने इलाके के मुताबिक, आप अपने एरिया के मुताबिक, उसके कल्चर के मुताबिक, उसके नॉर्म्स के मुताबिक आप बेहतर डिसीजन ले सकते हैं, ना कि सेंटर बेहतर डिसीजन ले सकता है। तो इसीलिए दोनों सिस्टम्स के एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। आपको क्या पता होना चाहिए इस लेवल पे कि सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन क्या है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है।
इन दोनों का आपको मतलब जरूर पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट की। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट क्या होता है? आप देखें, ये एक फ्लो होता है कि सबसे बड़ा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसका फ्लो क्या है कि टॉप मैनेजमेंट में कौन आता है, सबसे सीनियर कौन है, उससे जूनियर कौन है, उससे नीचे कौन आता है, उससे नीचे कौन आता है। आप जहां पे भी पढ़ रहे होंगे उस इदारे का कोई मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, प्रिंसिपल होगा, डायरेक्टर्स होंगे, कोऑर्डिनेटर्स होंगे, फिर आपके और नीचे उनसे नीचे लोग काम कर रहे होंगे। तो ये पूरी एक हायरार्की है, इसे हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। हमें पता चल जाता है कि इसमें किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर इसी तरह एक प्रोसीजर मैनुअल या पॉलिसी मैनुअल भी होता है। पॉलिसी मैनुअल भी चैप्टर 1 में डिस्कस किया गया। पॉलिसी मैनुअल क्या है? जैसे देखिए, आप कोई मशीन खरीदते हैं तो उसके साथ आपको एक छोटी सी बुक मिलती है। वो बुक क्या होती है कि आपने इसको कैसे ऑपरेट करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी एक पॉलिसी मैनुअल होता है कि हमने किस वक्त कैसा बिहेव करना है, क्या काम करना है। ये सारे रिटन प्रोसीजर्स होते हैं जो हमें बता रहे होते हैं कि हमने किस टाइम पे कैसे परफॉर्म करना है। लेट्स सपोज हमें ऑर्डर रिसीव होता है तो उसके बाद क्या होगा, हमने डिलीवरी करनी है तो फिर कैसे करेंगे, कौन सा बंदा क्या काम करेगा। तो वो सारी चीजें, सारा मैकेनिज्म जिस जगह पे होगा उससे हम क्या कहेंगे? पॉलिसी मैनुअल कहेंगे। अगर एक एम्प्लॉय है, उसने लीव पे जाना है तो वो किसको अप्लाई करेगा, कितने दिन पहले अप्लाई करेगा, उसकी जो छुट्टियां होंगी, हॉलीडेज होंगी, वो पेड होंगी, अनपेड होंगी, ये सारी चीजें कहां पे आएंगी? पॉलिसी मैनुअल पे आएंगी। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात की, हमने कहा ऑफिस में क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, फिर हमने कहा सेंट्रलाइजेशन क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट क्या है, और इसके अलावा हमने पॉलिसी मैनुअल की बात की। इसी चैप्टर में एचआर मैनेजर का भी जिक्र आया है। एचआर क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स क्या है कि जो लोगों को हम हायर कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, उन्हें रिक्रूट कर रहे हैं, उन्हें ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये एचआर डिपार्टमेंट होता है, जिन्होंने किससे डील करना होता है? ह्यूमन रिसोर्स, एम्प्लॉयज के साथ। इसी तरह इस चैप्टर में ऑफिस लेआउट की भी बात की है कि कितने तरह के ऑफिसेज होते हैं। आप अक्सर देखते होंगे एक ओपन स्पेस में डिफरेंट डेस्क लगे होते हैं। एक स्टाइल ये है। एक स्टाइल क्या होता है? कॉरिडोर स्टाइल होता है कि हर किसी को लहदा आपने एक छोटा छोटा ऑफिस बना के दिया हुआ है, ये स्टाइल भी होता है। और इसी तरह लैंडस्केप भी होता है। ये डिफरेंट टाइप ऑफ ऑफिसेज होते हैं, हर किसी के एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर ओपन होगा तो कम्युनिकेशन बेहतर भी होगी, बट शोर ज्यादा होगा, प्राइवेसी नहीं होगी। और अगर ऑफिसेज होंगे, छोटे छोटे केबिन होंगे, तो उसका भी एडवांटेज ये है कि हर कोई अपनी उसका प्राइवेसी का ख्याल रखा जाएगा। बट डिसएडवांटेज क्या है इधर कि उस तरह वो कम्युनिकेशन नहीं हो सकेगी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। तो हर किसी लेवल का। बट ये देखें, ये जो चैप्टर है ये आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग दे रहा है कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। इसी चैप्टर में बुक ऑफ प्राइम एंट्री का भी जिक्र किया गया कि बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री क्या होती हैं। हमने पहले भी FA1 में भी पढ़ रखा है कि 7 डे बुक्स होती हैं। सेल्स डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक, परचेज डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, कैश बुक, पैटी कैश एंड जर्नल। सेल डे बुक में हम क्या रिकॉर्ड कर रहे होते हैं? ऑल क्रेडिट सेल्स, अगर क्रेडिट सेल्स रिटर्न हो जाए, सेल्स रिटर्न डे बुक। परचेज डे बुक में आप क्या रिकॉर्ड कर रहे होते हैं? ऑल क्रेडिट परचेजेस, अगर उनमें से कोई रिटर्न हो जाए, परचेज रिटर्न डे बुक। कैश बुक जिसमें ऑल कैश ट्रांजैक्शंस, कैश सेल्स, कैश परचेजेस, कैश रिटर्न, कैश रिफंड, कुछ भी कैश जहां पे इन्वॉल्व। फिर पैटी कैश बुक है जिसमें तमाम पैटी कैश ट्रांजैक्शंस आ रही हैं। ये हमारा FA1 का टॉपिक भी है। और इसी तरह जर्नल वो डे बुक है जिसके अंदर बाकी अगर कोई चीज कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं होती तो वो कहाँ पे रिकॉर्ड होगी? वो जर्नल में रिकॉर्ड होगी। फिर इसमें लास्ट में 2 कंसेप्ट्स हैं, इंटरलॉकिंग और इंटीग्रेटेड सिस्टम। इंटरलॉकिंग अकाउंट्स और इंटीग्रेटेड अकाउंट्स में क्या फर्क है? इंटरलॉकिंग के अंदर हम 2 सेट ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं।
कॉस्ट अकाउंट्स के लिए अलहदा बनाते हैं और फाइनेंशियल के लिए अलहदा बनाते हैं। इंटीग्रेटेड अकाउंट्स क्या होते हैं, जिसमें एक ही सेट ऑफ अकाउंट्स होते हैं जो कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए यूज किए जाते हैं। ये आने वाले वीडियो लेक्चर में हम इंटीग्रेटेड और इंटरलॉकिंग के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे भी और डबल एंट्रीज भी देखेंगे कि किस तरह से दोनों में रिकॉर्ड की जाती हैं। अभी मैं जस्ट सिंपल आपको बता रहा हूं कि इंटरलॉकिंग एंड इंटीग्रेटेड जिसमें एक ही सेट ऑफ अकाउंट्स हैं, दो सेट ऑफ अकाउंट्स नहीं है, उससे हम क्या कहेंगे, इंटीग्रेटेड अकाउंट्स। और इंटरलॉकिंग क्या है कि दो सेपरेट अकाउंट्स फाइनेंशियल के लिए अलहदा बनाए जाएंगे, मैनेजमेंट के लिए अलहदा बनाए जाएंगे। और लास्ट में इसमें दो कंसेप्ट और जिक्र किए गए हैं, बैच प्रोसेसिंग एंड रियल टाइम प्रोसेसिंग। बैच क्या होता है? बैच हम कहते हैं ग्रुप को। लेट्स सपोज आप कहते हैं कि पूरे हफ्ते जो मेरे पास डाटा आता रहेगा मैं उसे रखूंगा और एवरी संडे जो है मैं वो उसे रिकॉर्ड कर लूंगा, अपने सिस्टम में अपडेट कर दूंगा। तो ये एक पूरा वीक क्या है, ये एक पूरा बैच कहलाएगा। तो ये कौन सी प्रोसेसिंग आप कर रहे हैं? बैच प्रोसेसिंग कर रहे हैं। और रियल टाइम क्या है कि जैसे जैसे ट्रांजैक्शन हो रही है आप वैसे वैसे उसको क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये जो रिकॉर्डिंग होगी ये कौन सी होगी? रियल टाइम रिकॉर्डिंग। तो आज के इस पहले चैप्टर को अगर हम देखें, फर्स्ट लेक्चर को देखें, तो हमने क्या क्या बातें की। हमने ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट की बात की कि उसमें आपको क्या पता चल रहा होता है कि फॉर्मल एक रिलेशनशिप है कि कौन किसके साथ किस तरह कम्युनिकेट करता है, किसकी क्या पोजीशन है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। फिर हमने बात की प्रोसीजर मैनुअल या पॉलिसी मैनुअल, जिसके अंदर एक रिटन हमारे पास ऑलरेडी पॉलिसीज होती हैं कि किस वक्त में हमने क्या करना है, वो हमारे लिए क्या है? प्रोसीजर मैनुअल। फिर हमने बात की बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री की कि हमारे पास 7 डे बुक्स हैं और उसमें हर डे बुक में क्या रिकॉर्ड किया जाता है। फिर उसके बाद हमने बात की इंटरलॉकिंग सिस्टम की और इंटीग्रेटेड सिस्टम की और बैच प्रोसेसिंग की और रियल टाइम प्रोसेसिंग की। इसके अलावा हमने सेंट्रलाइजेशन की बात की आज के इस छोटे से लेक्चर में, डिसेंट्रलाइजेशन की बात की, हमने टाइप्स ऑफ ऑफिसेज की बात की, ऑफिस एक्टिविटीज की बात की, और हमने देखा कि एचआर मैनेजर क्या करता है, ट्रेनी अकाउंटेंट्स क्या करते हैं। ट्रेनी अकाउंटेंट्स नॉर्मली या जो क्लरिकल जो काम कर रहे होते हैं उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है चीज़ों को रिकॉर्ड करना, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, डाटा को जो है फाइल में लगाना, रखना। ये काम किसका हो रहा होता है? क्योंकि वो मेन कोई इंपॉर्टेंट रोल उन्हें नहीं दिया जाता जहाँ पे डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व। तो इंशाल्लाह इसी तरह आज जिस तरह हमने चैप्टर 1 देखा, हम आने वाले दिनों में जो नेक्स्ट हमारा वीडियो लेक्चर होगा वो इसी तरह चैप्टर 2, 3 और हम, क्योंकि जो हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं या जो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं वो अभी 2-4 दिन तक आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे हम मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस और हम विद कैलकुलेशंस भी बात कर सकेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।